ये भी एक संजोग था कि उनका देखिए वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अपनी बहू को उन्होंने एससी रिजर्व था तो उन्होंने वहां अपनी बहू को चुनाव लड़वाया है, उन्होंने वोटर्स को अट्रैक्ट किया है। लेकिन वहां जनार्दन पासवान पुराने दिग्गज हैं और बीजेपी और लोजपा का गठजोड़ रहा है। वहां देखिए पासवान वोटर्स और दलित वोटर बहुत संख्या में है, तो ये एक मेन फैक्टर है। चिराग पासवान की तरफ वो जाहिर तौर पर झुकाव उनका होगा। बीजेपी ने बड़ा सोच कर ये टिकट चतरा सीट लोजपा को दी थी, तो मेरे हिसाब से वहां पे लोजपा काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। और चूंकि पीएम मोदी के बहुत चहेते आते हैं चिराग पासवान और हनुमान कहे जाते हैं, और वो खुद वहाँ थे और कैंपेनिंग भी किया था, तो ऐसे में निश्चित तौर पर और एक सीट पे वो मान भी गए थे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का वोट भी पूरी तरह से टर्न होगा और वो लोजपा के खाते में जाना तय है। चलिए, तो रंजन जी कोई आपत्ति नहीं अगर इससे एनडीए की जी नहीं, ऐसे भी यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 36% हैं और इसीलिए ये सीट जो है एलजेपी-आर को दी गई थी। और चिराग पासवान का एक अपना करिश्मा भी है, तो वो निश्चित तौर पर अट्रैक्ट करेंगे लोगों को। और यहाँ पर सत्यानंद भोक्ता और जनार्दन पासवान के बीच जो है वो बारी बारी वाला खेल भी चलते रहता है, तो उस लिहाज से भी जनार्दन पासवान की बारी आती है तो लगता है कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा। चलिए, तो गंगेश जी चतरा को भी एनडीए के खाते में लॉक किया जाए। मनिका की सीट, मनिका पर क्या लग रहा है उदय? मनिका की फाइट कैसी है? टाइट फाइट है या फिर वन वे नजर आ रहा है? देखिए, मनिका में देखा जाए तो वहाँ मैं टाइट फाइट रखूंगा, क्योंकि मनिका की बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है और अभी तक जो वहाँ पे हालात दिखाई दे रहे हैं वो टाइट फाइट की स्थिति ही कही जा सकती है। रंजन जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, जो पहले मनिका एक समय बीजेपी के लिए आप कह लीजिए गढ़ हुआ करता था जमुना सिंह के समय में, और वो कई चुनाव यहाँ से जीते, शायद 5 चुनाव वो यहाँ से जीतने में सफल रहे थे। और वहाँ पर एक चीज़ जो रहती है कि बीजेपी ज़्यादातर खरवार जनजाति के उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाती है और कांग्रेस चेरों को। इस बार भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इस बार हरे कृष्णा सिंह वापस बीजेपी में से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उनका टिकट कटा था, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था, लेकिन हरे कृष्णा सिंह से ज़्यादा नुकसान अगर कोई रामचंद्र सिंह का कर रहा है तो वो मुनीश्वर उरांव कर रहे हैं, जो कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष थे और 2014 में वो चुनाव लड़कर जो है लगभग 22% वोट भी लाए थे। लेकिन 2019 में जब उनको टिकट नहीं मिला और आरजेडी से आए रामचंद्र सिंह को मिल गया तो उन्होंने तब तो संतोष कर लिया था, इस बार नहीं कर पाए और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे रघुपाल सिंह, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि मुनीश्वर उरांव कितना नुकसान करते हैं। अगर वो ज़्यादा का नुकसान कर देते हैं तो ये सीट इस बार बीजेपी को जा सकती है। तो टाइट फाइट की जगह एनडीए रख दो इसको। अब मेरे लिहाज से मनिका को एनडीए में इस बार डालना चाहिए, क्योंकि जो फीडबैक है वहाँ से पब्लिक फीडबैक है उधर से निकलते हुए, उसमें एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। चलिए, लातेहार। अब लातेहार पर बैजनाथ राम मंत्री बन गए हैं, लेकिन यहाँ का भी इतिहास कुछ मनिका जैसा ही, मनिका नहीं, माफ कीजिएगा, चतरा जैसा रहा है। तो क्या लगता है कि यहाँ अब मंत्री बनने का फायदा बैजनाथ राम को मिलेगा या फिर यहाँ जो इतिहास रहे हैं वो इतिहास दोहराया जाएगा? देखिए, लातेहार में अदला बदली होती रही है। वहाँ दौर ये रहा है, 5 साल जो विधायक रहता है लोग उससे नाराज हो जाते हैं और दूसरे को चुन लेते हैं। बिल्कुल, प्रकाश राम और बैजनाथ राम। तो इस बार बैजनाथ राम मंत्री भी बने, लेकिन जहां तक हमें जानकारी है लोगों की नाराजगी उनसे दिख रही थी। लोगों को शिकायत थी कि वो कनेक्ट नहीं रहे लोगों से, और प्रकाश राम का पलड़ा भारी लगा था मुझे। तो मुझे लगता है कि वहां इस बार बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। हाँ। ये कहना कि वो जीत ही जाएंगे कहना मुश्किल है, हाँ। लेकिन एनडीए को एक लेकिन जो इतिहास उस सीट का रहा है कि रोटेट करती रही है। इतिहास प्रकाश राम को बताता है और समीकरण बैजनाथ राम को बताता है, क्योंकि जो समीकरण है उसके अनुसार जो है मुस्लिम 12% और जो आदिवासी हैं वो लगभग 34%, तो ये 46% का आंकड़ा पहुंच जाता है। एक प्रत्याशी जेएलकेएम के यहाँ लड़ रहे हैं संतोष कुमार पासवान, उन पर मेरी नजर है, क्योंकि पिछली बार जो है वो ऐसे ही लड़ते हुए 9% वोट लेकर आए थे। तो क्या पता जो ये 2 नेता हैं प्रकाश राम और बैजनाथ राम, उनके बीच एक नए युवा नेता का उभार हो रहा है। हो सकता है इस बार कुछ ना हो, लेकिन आगे जाकर उनसे उम्मीदें, इसलिए इस बार उनके प्रदर्शन पर निगाहें जो है वो लगी हुई हैं। लेकिन वही जैसा मैंने कहा
इतिहास प्रकाश राम के साथ, समीकरण बैजनाथ राम के साथ, इसलिए मेरे लिहाज से टाइट फाइट। लेकिन मेजोरिटी एनडीए की तरफ नजर आ रही है, तो बिल्कुल। मैंने एनडीए में डाल लातेहार में दिया है। अभी की स्थिति ये है, देखिए लातेहार में एक तो जो माहौल है उसका भी बहुत असर पड़ेगा, और लातेहार जो जानकारी लातेहार के आसपास से मिलती है वो ग्रामीण इलाकों का भले ही थोड़ा बहुत आप टाइट फाइट में नज़र आए, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। तो कहना इसमें थोड़ा सा एज निश्चित रूप से एनडीए है, तो हम इसे ही मान के चल रहे हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। पाकी में क्या लग रहा है, पाकी में क्या मनीष जी क्या आकलन कर रहे हैं, पाकी में कमल इस बार खिलेगा बहुत या दिलचस्प फिर है, बाकी बहुत दिलचस्प हाँ, है। दिलचस्प इस माने में कि वहाँ भी विरोध हुआ था कुशवाहा पे, जब भाजपा ने जब टिकट दी थी तो उस पर वहाँ विरोध हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि कुछ खेमे तैयार नहीं हो रहे थे, उनका वो चीज़ था। लेकिन इस पे विशेष जानकारी मुझे लगता है कि रंजन जी ज़्यादा आंकड़ों के साथ बिट्टू सिंह जो फैक्टर है वो मेन वो या फैक्टर। मेन बिट्टू सिंह फैक्टर हैं। देवेंद्र सिंह विदेश सिंह के बेटे हैं। अगर मुझे लगता है कि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला होता तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होता, क्योंकि कुशवाहा शशि भूषण मेहता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन जब बिट्टू सिंह को टिकट नहीं मिला और वो भी चुनाव में खड़े हो गए, तब जो है यहाँ पर लाल सूरज के लिए मुश्किलें और बढ़ गई, जिन्हें कि कांग्रेस से टिकट मिला है। और इन दोनों की परेशानी बढ़ाने के लिए वहाँ मुमताज़ अहमद खां भी हैं, जो कि अक्सर यहाँ पर 5-6% वोट तो ले ही आते हैं। और अगर वो भी अगर 5-6% वोट इस बार रिपीट कर जाएं तो मुझे लगता है कुशवाहा शशि भूषण मेहता जो है वो जीत जाएंगे। एक दिलचस्प बात है यहाँ से एनडीए को लीड दे दे या बिट्टू सिंह भी बाजी मार सकते हैं। मुझे एज टू एनडीए बाकी में मैं एक बात कहना चाहूंगा, वहाँ विनोद सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। विनोद सिन्हा वही विनोद सिन्हा है जो मधु कोड़ा के वक्त खूब चर्चित हुए थे, और इस बार उनके बारे में कहा गया है कि पैसों की उन्होंने वहाँ भरमार कर दी थी, तो वहाँ के समीकरण थोड़े गड़बड़ा गए हैं। अब क्या होगा? और विनोद सिन्हा का एक ही मकसद था कि शशि भूषण मेहता को किसी भी तरह से हराना है, और इस मकसद से वो चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। तो कितने असरदार होते हैं ये नतीजे बताएंगे। कि कुशवाहा जी ने कहा था जब विरोध हुआ था कि वो खरीदे हुए लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो खरीदे हुए हैं। लेकिन जो मेरी सूचना है उसके अनुसार बहुत ज्यादा वोट जो है उनको नहीं मिले हैं विनोद सिन्हा को। चलिए, तो चतरा की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को लीड मिलती हुई एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। 3 को एज है, 3 एज पे है, 2 क्लियर है। और 2 क्लियर अभी है। भी लगता है कि वो टफ फाइट है। हाँ, चलिए मुझे अभी भी लग रहा है। चलिए, कोई नहीं, इसको टफ भी मान लिया जाए और एज एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। बढ़े आगे और कोडरमा की बात करते हैं। देखिए, कोडरमा की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, कोडरमा, बरकट्ठा, धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे, तो इन सभी में 3-4 सीटें हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, गांडे से कल्पना सोरेन और धनवार से बाबूलाल मरांडी हैं। बगोदर और जमुआ पर भी नजर टिकी हुई है। जमुआ में नई कैंडिडेट है, कांग्रेस से जाकर मंजू देवी यहाँ पर कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। कोडरमा में भी इस बार बहुत टफ फाइट है। नीरा यादव के लिए राहें इतनी आसान नहीं है यहाँ भी। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। कोडरमा से शुरू करते हैं, मनीष जी। हाँ, एक आंकड़ा हम बता दें कि अभी तक कहाँ पर हम पहुँचे हैं। बिल्कुल, देखिए, एनडीए यहाँ पर 9 सीटें हैं। अभी जो हमने 4 लोकसभा सीटों पर चर्चा की है, तो एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं, इंडी फोल्डर को 7 सीटें मिल रही हैं और टाइट फाइट में 7 सीटें हैं। चलिए मनीष जी, कोडरमा पर चर्चा कोडरमा के बारे में पहली बात यह है कि कोडरमा में दिलचस्प ये रहा कि लालू प्रसाद यादव राजा सुब्रमण्यम खुद वहां पहुंच गए, हवाई मार्ग से नहीं बल्कि सड़क मार्ग से। उनके स्वास्थ्य सही नहीं रहने के बावजूद भी इसका मतलब ये हो गया कि उनकी 1 पॉइंट प्रोग्राम ये था कि इस बार किसी तरह से भाजपा को वहां पर डैमेज किया जाए, उनको हराया जाए। राजद के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल। राजद बेचारे की झारखंड में वो अपना पांव पसारे और एक सीट से आगे बढ़े। निश्चित तौर पर यही वजह था कि वो के दूसरी बात यादव बहुल क्षेत्र, उसके बाद फिर मुस्लिम मतदाता, तो ये दोनों पोलराइज करने के लिए, और दोनों पोलराइज होता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए होता है। लेकिन चूंकि प्रत्याशी जो थे वो खुद अभी किसी ईडी मामले में वो